हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लेट्स स्टडी इंग्लिश। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि हम यूपी टीजीटी और पीजीटी इंग्लिश से रिलेट करते हुए काफ़ी सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर चुके हैं और ये प्रैक्टिस सेट की सीरीज जारी है। डेली आपको एक प्रैक्टिस सेट की वीडियो दी जा रही है। तो आज उसी सीरीज़ में हम अगले प्रैक्टिस सेट की वीडियो शुरू करते हैं, ठीक है। और जिस किसी ने भी पुरानी मेरी प्रैक्टिस सेट वाली वीडियोस नहीं देखी हैं तो वो उन्हें भी इसी चैनल पर जाकर देख सकता है, ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो मैं लेकर आई हूँ और ये प्रीवियस ईयर में पूछे हुए क्वेश्चंस हैं जितने भी मैं क्वेश्चंस आपको करा रही हूँ। तो आप बेहतर है कि आप इन्हें बहुत ध्यान से देखें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ठीक है। तो आज का क्वेश्चन हम शुरू करते हैं। देखते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन, शेक्सपियर्स हिस्ट्री प्लेज ऑल टुगेदर डील विद अ पीरियड ऑफ। तो शेक्सपियर के जो हिस्ट्री प्लेज हैं, टोटल शेक्सपियर ने माना जाता है कि कितने हिस्ट्री प्लेज लिखे हैं, तो 10 हिस्ट्री प्लेज लिखे हैं। ओके, नहीं एक मिनट, हाँ आपको बस पीरियड के बारे में बताना है। आप पहले पीरियड के बारे में बताइए, ठीक है। ऑप्शन ए है 1000 ईयर, बी है 700, सी है 450 ईयर्स एंड डी है 350 ईयर्स। क्या होगा आपका राइट आंसर? सॉरी, हाँ आंसर करने की कोशिश कीजिए। यस, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 350 ईयर्स, ठीक है। तो शेक्सपियर के जितने भी हिस्ट्री प्लेज हैं उन्होंने ओवरऑल कितने पीरियड को कवर किया है, ठीक है। और जहाँ तक मुझे ध्यान है तो वो शेक्सपियर के 10 हिस्ट्री प्लेज माने जाते हैं जो बहुत ही ज़्यादा फेमस हैं, ठीक है। चलते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, जॉन कीट्स डाइड ऑफ। जॉन कीट्स की जो मृत्यु हुई थी वो किस कारण से हुई थी? कलेरा, कंजेप्शन, टाइफाइड, रीनल फेलियर। क्या होगा राइट आंसर? सोचिए और आंसर करने की कोशिश कीजिए। यस, क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? हाँ, तो जॉन कीट्स की जो डेथ हुई थी वो किस कारण से हुई थी? कंजम्पशन, ठीक है। अभी कंजम्पशन क्या होता है इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। कंजम्पशन मीन्स क्या होता है? कंजम्पशन इज अ वाइड स्प्रेड एंड इन द मैनी केसेस फैटल infection disease caused by various strain of mycobacteria, usually mycobacterium tuberculosis। बेसिकली अगर देखा जाए तो ये एक ट्यूबरक्लोसिस का ही एक हिस्सा है, ठीक है। ओके, एक सेकेंड, जरा मैं पेन ठीक कर लूँ। तो ये जो कंजम्पशन है ना, ये ट्यूबरक्लोसिस जो बीमारी है उसी का एक पार्ट है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज द ऑप्शन मेक द फॉलोइंग जम्बल्ड अप वर्ड्स इनटू द मीनिंगफुल सेंटेंस। देखिए यहाँ पर आपको एक सेंटेंस को पार्ट्स में डिवाइड करके इधर उधर करके दिया गया है और उसका एक करेक्ट सेंटेंस आपको फॉर्म करके देना है, ठीक है। ऑप्शन 1 है एंड सी डज, 2 है माई वर्क, 3 है हर्स एंड 4th है आई डू। तो किस तरीके से इसका सीरीज सेट बैठेगा देखते हैं। इसका सब्जेक्ट क्या हो सकता है? आई डू एंड शी डज। तो क्या होगा? देखिए इसमें जो मेन सब्जेक्ट लेंगे हम ये लेंगे आई, क्योंकि कोई भी सेंटेंस है तो उसका सब्जेक्ट या तो नाउन होता है या फिर कोई प्रोनाउन होता है। तो यहाँ पर अगर एंड से, किसी भी सेंटेंस की शुरुआत एंड से तो नहीं हो सकती ना। और माई वर्क ये एक ऑब्जेक्टिव केस सा लग रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर एक ही पार्ट बच जाता है जिसमें हमारा सब्जेक्ट दिखाई देता है, तो आई हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा प्रोनाउन के रूप में, ठीक है। तो पहला पार्ट हो गया हमारा आई डू। तो देख लेते हैं कौन कौन से ऑप्शन में नंबर 1 पर 4 आ रहा है। तो ऑप्शन सी और बी, इसका मतलब है कि ऑप्शन ए रॉन्ग हो गया और ऑप्शन डी रॉन्ग हो गया। अब इन दोनों में से सही बैठना है, तो देख लेते हैं 3 आएगा या सेकंड आएगा, देख लेते हैं। तो आई डू के बाद क्या आना चाहिए? आई डू हर्स या फिर आई डू माई वर्क? ऑब्वियस ही बात है आई डू माई वर्क। तो 4 के बाद कौन सा पॉइंट आना चाहिए? 2, ओके। और उसके बाद तो बन ही जाना है, फिर अब 1 आएगा शी डज, ओके, और हर्स।
तो क्या कोड बना हमारा 4213, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज द राइट ऑप्शन। ओके, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, इसे देखते हैं इसे। मुल्कराज आनंद्स फादर वाज अ क्लर्क। मुल्कराज आनंद्स फादर वाज अ क्लर्क इन, कहाँ पर थे वो क्लर्क? इन अ पोस्ट ऑफिस, इन अ बैंक, द आर्मी, द नेवी। क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? सोचिए, आंसर करने की कोशिश कीजिए। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, इन द आर्मी। जो मुल्कराज आनंद जी के फादर थे वो क्लर्क थे, कहाँ पर? आर्मी में। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। अ पर्सन हु बिलीव्स दैट द वर्ल्ड कैन बी मेड बेटर बाय ह्यूमन एफर्ट इज नन एफर्ट इज, ओके, इज नन एज इज, ओके एक मिनट, इज नन एज, बताइए। अ पर्सन हु बिलीव्स, एक ऐसा व्यक्ति जो विश्वास रखता है या भरोसा करता है दैट कि द वर्ल्ड कैन बी मेड बेटर बाय ह्यूमन एफर्ट, कि संसार को व्यक्ति के प्रयासों के द्वारा सही किया जा सकता है या अच्छा बनाया जा सकता है। तो ऐसा व्यक्ति कौन होता है? एन ऑप्टिमिस्ट, अ फिलेंथ्रोपिस्ट, अ मेलोरिस्ट, या अ विजनरी। यहाँ वी भी है, ठीक है, ये है ए के बाद में, यहाँ पे बी है, यह एक अ विजनरी। बताइए क्या होगा राइट आंसर? ऑप्शन ए, बी, सी या डी? सोचिए, आंसर करने की कोशिश कीजिए। क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? यस, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मेलोरिस्ट। अब मेलोरिस्ट किससे बना है? तो मेलोरिस्ट वर्ड जो है वो मेलोरिज्म से बना है, मेलोरिज्म, ठीक है। और मेलोरिज्म का मतलब क्या होता है? मेलोरिज्म इज एन आइडिया इन मेटाफिजिकल थिंकिंग होल्डिंग दैट प्रोग्रेस इज अ रियल कॉन्सेप्ट लीडिंग टू एन इम्प्रूवमेंट ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है। मेलोरिज्म एक इस तरीके का आइडिया है जो मेटाफिजिकल थिंकिंग रखता है कि होल्डिंग दैट प्रोग्रेस इज अ रियल कॉन्सेप्ट लीडिंग टू एन इम्प्रूवमेंट ऑफ द वर्ल्ड। ओके, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, अ मेलोरिस्ट। जो विचार करता है, एक ऐसा व्यक्ति है मेलोरिस्ट जो विचार करता है कि ह्यूमन के एफर्ट के द्वारा विश्व को बेटर किया जा सकता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। द लाइन एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप अकर्स इन रॉबर्ट फ्रॉस्ट पोएम। आपको बताना है कि ये जो लाइन है, एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप, ये रॉबर्ट फ्रॉस्ट के कौन से वर्क में या कौन सी पोएम में देखने को मिलती है, ठीक है। ये बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट पोएम है रॉबर्ट फ्रॉस्ट की। और एक बात और कहूँ तो ये जो पोएम है वो पंडित जवाहरलाल नेहरू की फेवरेट पोएम मानी जाती है। ये चीज़ भी ध्यान रखना कि पंडित, सॉरी मैं लिख देती हूँ दोबारा, पंडित जवाहरलाल नेहरू की इनकी ये फेवरेट पोएम मानी जाती है। अब बताइए कौन सी पोएम है वो? क्या वो द रोड नॉट टेकन है, स्टॉपिंग माई बुड्स ऑन अ स्नोई इवनिंग है, ऑन सेट है, या वंस बाय द पैसिफिक है? व्हाट इज योर राइट आंसर? सोचिए, आंसर करने की कोशिश कीजिए। क्या हुआ इसका करेक्ट आंसर? और देखिए, आप पहले वीडियो को पॉज करके खुद से आंसर लगाया कीजिए, उसके बाद आप मैच किया कीजिए कि आपका आंसर सही हुआ या गलत। इसी तरीके से आपको क्वेश्चंस लर्न भी हो जाएंगे और आपको पता भी नहीं चलेगा, ठीक है। आपको ज़्यादा एफर्ट्स करने की ज़रूरत नहीं होगी, आपको क्वेश्चन साथ के साथ याद होते हुए चलेंगे, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, स्टॉपिंग माई बर्ड्स ऑन अ स्नोई इवनिंग। ये बहुत ही फेमस पोएम है रॉबर्ट फ्रॉस्ट की, और पंडित नेहरू की ये फेवरेट पोएम कही जाती है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। द फिगर ऑफ स्पीच इन ऑल परफ्यूम्स ऑफ अरेबिया विल नॉट बी स्वीटन दिस लिटिल हैंड इज,
फिगर ऑफ स्पीच बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, ये अक्सर पूछा जाता रहा है और पिछले एग्जाम्स में। और आपको ये बताना है कि ये लाइन कौन से प्ले से है और वो प्ले किस राइटर ने लिखा है, ये भी आपको बताना है। तो इसकी फिगर ऑफ स्पीच क्या होगी? यस, इसकी फिगर ऑफ स्पीच है ऑप्शन नंबर डी, हाइपरबोली। जैसा कि इसमें कहा गया है, बहुत ही बातों चीज़ों को बहुत बढ़ा चढ़ा कर कह दिया गया है। क्या कहा गया है? ऑल दी परफ्यूम्स ऑफ अरेबिया विल नॉट स्वीटन दिस लिटिल हैंड। ओके, तो ये बढ़ा चढ़ा कर कही हुई बात है, और जब भी बढ़ा चढ़ा के आती है तो फिगर ऑफ स्पीच कौन सी होती है? हाइपरबोली। ठीक है, हाइपरबोली इसकी फिगर ऑफ स्पीच है। और ये लाइन्स कहाँ से ली गई हैं? ये लाइन मैकबेथ से ली गई हैं। ठीक है, और किसने लिखा है ये? वेरी इजी, शेक्सपियर का वर्क है, शेक्सपियर की फेमस ट्रेजेडी में से एक है। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन इसे देख लेते हैं। द नॉवेल्स ऑफ थॉमस हार्डी आर सेट इन। देखिए, थॉमस हार्डी ने एक इमेजिनरी प्लेस की चर्चा की है अक्सर अपने नॉवेल्स में। ठीक है, और उस इमेजिनरी प्लेस का नाम आपको बताना है। जैसे बहुत से राइटर हैं जिन्होंने अपना अपना फेमस प्लेस रखा है। जैसे विलियम फॉकनर की बात करें तो उनका योक ना तोपहा करके नाम आता है प्लेस का। इसी तरीके से थॉमस हार्डी ने भी एक स्पेशल प्लेस के बारे में बात की है। जैसे कि अगर टेनिसन की बात करें तो उन्होंने मालगुडी के बारे में बात की है, ज़्यादातर मालगुडी प्लेस के बारे में चर्चा की है। ऐसे ही बताइए कौन सा है वो प्लेस जो थॉमस हार्डी का इमेजिनरी प्लेस है? ऑप्शन नंबर ए है वेसेक्स, बी ससेक्स, सी द लेक्स, या फिर वेवरली। क्या होगा राइट आंसर? सोचिए, आंसर करने की कोशिश कीजिए। इसका करेक्ट आंसर क्या है? बहुत ही इजी क्वेश्चन है। यस, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, वेसेक्स। ठीक है, वेसेक्स क्या था? वेसेक्स वाज एन एंग्लो सैक्सन किंगडम इन द साउथ ऑफ ग्रेट ब्रिटेन। ओके, फ्रॉम 1519 until the emergence of unified English state during the early 10th century. Okay, now next question. Give the right suffix for the word king to make it an abstract noun. Abstract noun बनाने के लिए अक्सर ऐसे क्वेश्चंस बन जाते हैं, तो इसे ध्यान से देखिए। किंग, किंग आल्सो एक नाउन, किंग इज आल्सो अ नाउन। तो किंग कौन सा नाउन है? तो किंग अभी कॉमन नाउन है। ठीक है, किंग अभी कॉमन नाउन है और हमें इसे एब्स्ट्रैक्ट नाउन में चेंज करना है सफिक्स ऐड करके। तो क्या लगेगा? किंग ली, किंगडम, किंगनेस या किंगेंस। तो जैसा कि बोलने से महसूस हो रहा है, क्या आना चाहिए बताइए? हमें ध्यान रखना है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाना है। अगर हम इसका किंगडम कर देते हैं तो किंगडम क्या हो जाएगा? किंगडम इज आल्सो अ कॉमन नाउन। ओके, तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? देखो, किंगली बिहेवियर होता है एक, तो वो तो एडजेक्टिव बन जाएगा। ध्यान से देखिए, एडजेक्टिव। ठीक है, और यहाँ पे हमें ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखें तो हमें किंगडम ही बनाना पड़ेगा। किंगडम एक नाउन बन जाएगा और ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहलाएगा। ओके, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, किंगडम। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। हु कंसिडर्ड वर्ड्सवर्थ एज अ हाई प्रीस्ट ऑफ नेचर? वर्ड्सवर्थ के विषय में ये किसने कहा है हाई प्रीस्ट ऑफ नेचर? हु इज द राइटर? ऑप्शन है आपके पास डी क्विंसी यानी कि थॉमस डी क्विंसी, एस टी कॉलेज, पी बी शैली या मैथ्यू आर्नोल्ड। व्हाट इज योर राइट आंसर? देखिए, विलियम वर्ड्सवर्थ के बारे में ये बात हाई प्रीस्ट ऑफ नेचर ये कही है डी क्विंसी ने। और अक्सर थॉमस डी क्विंसी का के नाम की फुल फॉर्म पूछ ली जाती है या पूरा नाम पूछ लिया जाता है। तो आप ध्यान रखिए, थॉमस डी क्विंसी का पूरा नाम क्या है? इनका नाम है थॉमस। ठीक है, उसके बाद आता है पेंसन, पेंसन, और आगे है डी क्विंसी। फिर इसे ऐड कर सकते हो आप, डी
क्वेंसे। आई होप मेरी हैंड राइटिंग आपको समझ आ रही होगी, और अगर हैंड राइटिंग समझ नहीं आ रही है तो आप ऑडियो सुनकर लिख सकते हैं, थॉमस पेंसन डी क्वेंसे। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। यस, रॉबर्ट फ्रॉस्ट फेवरेट फिगर ऑफ स्पीच वाज। रॉबर्ट फ्रॉस्ट की फेवरेट फिगर ऑफ स्पीच, या ये कह लीजिए कि उन्होंने अपने वर्क्स में ज़्यादातर कौन सी फिगर ऑफ स्पीच का इस्तेमाल किया है, तो वो कौन है, कि कौन सी फिगर ऑफ स्पीच है? सिमिली, मेटानमी, ऑक्सीमोरोन, सिनेक्डकी। सोचिए, आंसर करने की कोशिश कीजिए। यस, उस फिगर ऑफ स्पीच का नाम है सिनेक्डकी। ओके, अब सिनेक्डकी क्या होता है, इसका मतलब कैसे पहचाने हम? तो ये एक ऐसी फिगर ऑफ स्पीच होती है जो पार्ट ऑफ समथिंग को रेफर करती है हुल ऑफ समथिंग के, मतलब एक पार्ट को रेफर करेगी हुल के रूप में और हुल को रेफर करते हैं पार्ट के रूप में। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। इन दी नॉवल अनटचेबल बखा सिस्टर इज। वेरी इजी क्वेश्चन। जो नॉवल है अनटचेबल, इसमें बखा की सिस्टर का नाम क्या है? मोहिनी, सोहनी, सजनी या गुलाबो? क्या होगा राइट आंसर? अच्छा, आपको ये भी बताना है कि अनटचेबल के राइटर कौन है। इसका जवाब आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख कर देंगे। बताइए, बखा की सिस्टर का नाम क्या होता है? मोहनी या सोहनी? देखिए, सजनी और गुलाबो तो बिल्कुल नहीं है, लेकिन मोहनी और सोहनी में डाउट है। बताइए क्या है इसका राइट आंसर? सोचिए, आंसर करने की कोशिश कीजिए। यस, इसका करेक्ट आंसर है सोहनी। ओके, ऑप्शन नंबर बी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। वर्ड्सवर्थ एंड कॉलेज पब्लिश्ड लिरिकल बैलाड इन। आपको बताना है कि वर्ड्सवर्थ और कॉलेज ने लिरिकल बैलाड को कब पब्लिश किया था? 1788, 1798, 1819 या 1805? देखिए, इसकी पब्लिकेशन डेट से ही रोमांटिक एज की भी शुरुआत मानी जाती है। ये भी आप ध्यान रखिए कि बिगिनिंग कब मानी जाती है। द बिगिनिंग ऑफ रोमांटिक एज फ्रॉम द पब्लिकेशन डेट ऑफ लिरिकल बैलाड। ओके, रोमांटिक एज। तो क्या है पब्लिकेशन डेट? ये है 1798। अच्छा, इसमें टोटल कितनी पोएम्स हैं, ये कितने वर्ड्स हैं लिरिकल बैलाड में? देयर आर 29 वर्ड्स, है ना। उसमें से 4 शैली के हैं और बाकी सारे किसके हैं? बाकी सारे वर्ड्सवर्थ के हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। चार्ल्स डिकेंस इज अ नॉवलिस्ट ऑफ। चार्ल्स डिकेंस एक नॉवलिस्ट हैं, किस एज से? एलिजाबेथन एज, जैकोबियन एज, ऑगस्टन एज या विक्टोरियन एज? क्या होगा इसका राइट आंसर? चार्ल्स डिकेंस कौन सी एज से बिलोंग करते हैं, बेसिकली ये पूछा जा रहा है। तो चार्ल्स डिकेंस किस एज से बिलोंग करते हैं? अच्छा, एलिजाबेथन एज के फेमस राइटर का नाम क्या है, ये भी आपको बताना है। सोचिए, आंसर कीजिए। देखिए, एलिजाबेथन एज के फेमस राइटर कौन है? विलियम शेक्सपियर या फिर बेन जॉनसन। ठीक है, और विक्टोरियन एज से कौन रिलेट करता है? चार्ल्स डिकेंस। ओके, तो चार्ल्स डिकेंस की अगर एज की बात करें तो ये हैं विक्टोरियन एज से बिलोंग करते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। हु कॉल्ड शेक्सपियर एज एन अपस्टार्ट क्रो? वेरी फेमस क्वेश्चन, और कई बार मैं भी करा चुकी हूँ इसे, तो इसको मैं टाइम वेस्ट ना करते हुए मैं इसका सीधे सीधे आंसर बताती हूँ। क्या है इसका आंसर? रॉबर्ट ग्रीन। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, लेकिन इस क्वेश्चन में आपको ये बताना है कि रॉबर्ट ग्रीन ने इन्हें जो अपस्टार्ट क्रो कहा है वो किस वर्क में कहा है। इनके वर्क का नाम बताना है कि इन्होंने किस वर्क में ऐसा कहा है। ठीक है, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द सेंट्रल थीम ऑफ निसी मैजिकल वर्क। निसी मैजिकल्स के वर्क की सेंट्रल थीम क्या है? ऑप्शंस हैं सोशल रिफॉर्म, पैट्रियोटिज्म, नॉस्टैल्जिया या एलाइनेशन। क्या होगा राइट आंसर?
यस, इसका करेक्ट आंसर क्या है? देखिए, नसीम एज़किल ने ज़्यादातर जो वर्क्स लिखे हैं अपने, वो एलाइनेशन से रिलेट करते हुए लिखे हैं। ठीक है, एलाइनेशन मतलब अकेलापन बोल लीजिए। तो नसीम एज़किल क्या है? नसीम एज़किल वाज एन इंडियन जूइश पोएट। ठीक है, एक्टर भी हैं ये, प्ले राइट भी हैं, एडिटर भी हैं, आर्ट क्रिटिक, बहुत सारे वर्क्स इन्होंने लिखे हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, द ईयर डैश वाज द कल्मिनेटिंग पॉइंट ऑफ कीट्स करियर। इनमें से कौन सा ऐसा ईयर था जब कीट का करियर जो था वो पीक पे था एकदम? तो किस ईयर की बात हो रही है? 1817, 1818, 1819 या 1821? व्हाट इज योर राइट आंसर? सोचिए, आंसर करने की कोशिश कीजिए। यस, इसका करेक्ट आंसर है 1819, सॉरी 1819। ओके, ऑप्शन नंबर सी। एक मिनट, यस, ऑप्शन नंबर सी। ये 1819 एक ऐसा ईयर था जिस समय कीट्स के करियर का ये कल्मिनेटिंग पॉइंट माना जाता है। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, शेड अबाउट शैली। शैली के बारे में कहा गया है, किसने कहा है यह शैली के विषय में? ही वॉज अलोन द परफेक्ट सिंगिंग गॉड। शैली को परफेक्ट सिंगिंग गॉड कौन कहता है, ये हमें बताना है। ऑप्शन है आपके पास स्विनबर्न, जस्ट मिनट, हाँ, स्विनबर्न, मैथ्यू आर्नोल्ड, टेनिसन, ये चार्ल्स लैम्ब। सोचिए, आंसर करने की कोशिश कीजिए। किसने शैली को कहा है कि ही वॉज अलोन द परफेक्ट सिंगिंग गॉड? हु इज द राइटर? क्या होगा इसका राइट आंसर? देखिए, शैली के विषय में ये बात कही है स्विनबर्न ने, और अक्सर एग्जाम में स्विनबर्न के नाम को पूरा नाम पूछ लिया जाता है स्विनबर्न का। तो स्विनबर्न का पूरा नाम क्या है लिखते हैं, मैं लिख देती हूँ, एल्गरनन चार्ल्स, जस्ट मिनट मैं दोबारा लिखती हूँ। इनका पूरा नाम है एल्गरनन, ALGERNON, एल्गरनन चार्ल्स और स्विनबर्न, एल्गरनन चार्ल्स स्विनबर्न। ओके, आई होप मेरी हैंड राइटिंग आपको समझ आ रही होगी। एल्गरनन चार्ल्स स्विनबर्न। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, लेकिन लास्ट है बट नॉट द लीस्ट। क्वेश्चन है आपके पास, फॉकनर्स वर्क्स डील विद द हिस्ट्री एंड लीजेंड्स ऑफ। फॉकनर के जो वर्क्स हैं वो किससे डील करते हैं, किसकी हिस्ट्री और लीजेंड से डील करते हैं? अमेरिकन नॉर्थ, अमेरिकन ईस्ट, अमेरिकन वेस्ट, अमेरिकन साउथ? व्हाट इज योर राइट आंसर? और फाकनर का जो इमेजनरी प्लेस है इसके बारे में भी आपको बताना है। ठीक है, इसके बारे में आप मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर करेंगे कि विलियम फॉकनर का इमेजनरी प्लेस कौन सा है। ठीक है, ये मैं तुम्हें बता चुकी हूँ इसी वीडियो में, अगर आपने ध्यान से सुना होगा तो आप ज़रूर इसका रिप्लाई करेंगे। ओके, तो ये किसके बारे में बात करते हैं, किसकी हिस्ट्री और लीजेंड्स के बारे में बात करते हैं? अमेरिकन नॉर्थ, अमेरिकन ईस्ट, अमेरिकन वेस्ट या अमेरिकन साउथ? क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? देखिए, ये स्पेशली जो बात करते हैं वो करते हैं अमेरिकन साउथ की। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। सदर्न अमेरिका बोल रहे हो या अमेरिकन साउथ के बारे में बात करूँ? ठीक है, तो अगर आपको आज के लिए इतना ही रखते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और आपको अगर डेली प्रैक्टिस सेट चाहिए तो आप मुझसे मतलब मैं ये तो प्रैक्टिस सेट करा ही रही हूँ, इसके साथ साथ आपको ग्रामर के प्रैक्टिस सेट भी करा रही हूँ। और आपको अगर स्पेशल में कोई टॉपिक जानना है या समझना है तो उसके लिए आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख कर दे सकते हैं, और मैं कोशिश करूँगी उस पर वीडियो बनाने की। ठीक है, तो तब तक के लिए थैंक यू सो मच and thanks for watching.